नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। परिसीमन को लेकर विधेयक संसद में आया और विपक्ष ने उसका जोरदार, एक तरह से कहा जाए कि मुकाबला किया। सरकार का बिल गिर गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संदेश दिया और ये कहा कि विपक्ष महिलाओं को उनके अधिकार नहीं देना चाहता। तो अब सवाल ये उठता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 में पारित हुआ था और जिसको 16 अप्रैल को नोटिफाई किया गया था, वो आखिर क्या था? क्या उसके जरिए महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल सकता? और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से विपक्ष पर हमला बोला है, उन सब पर बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी से। डॉक्टर साहब अभी विदेश में हैं, छुट्टियों पर गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण तो सर आपने सुना होगा। जी विक्रांत जी, बहुत शुक्रिया। और पत्रकार कभी छुट्टी पर नहीं होता। हम कहीं भी रहते हैं, हम और आप तो जी। अपना फर्ज अदा करते ही हैं। जी। हमने यहाँ भी प्रधानमंत्री का भाषण सुना। हमारा फर्ज था बतौर पत्रकार और बतौर भारतीय। जी। हमें सुनना ही चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, हाँ। कितने बड़े झूठ बोल सकते हैं, किस तरह पूरे देश के सामने एक झूठा नरेटिव पेश कर सकते हैं। हम्म। ये जानने के लिए उनका भाषण सुनना तो बहुत जरूरी था। हम्म। हम बिंदुवार बात करते हैं। जी। नंबर एक, उन्होंने कहा कि महिला बिल विपक्ष ने पारित नहीं होने दिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम्म। 22 सितंबर 2023 को नरेंद्र मोदी बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में भाषण दे रहे थे। हम्म। वो वीडियो वायरल है। हम्म। एक दिन पहले 21 सितंबर को यही बिल, महिला आरक्षण बिल पारित हुआ था हम्म। सर्वसम्मति से राज्यसभा में। हम्म। लोकसभा में एक आध वोट का कुछ अंतर था। हम्म। ये शब्द खुद प्रधानमंत्री के हैं। हम्म। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि पीढ़ियों तक इसे याद रखा जाएगा। आज इतिहास रचा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट है। पूरी सरकार का खुलासा है कि यह बिल पारित हो गया। हम्म। भोंपू मीडिया के पत्रकार, सारे एंकर्स, उनके ट्विटर टाइमलाइन देख लीजिए आप। हम्म। सब पर आपको मिलेगा कि महिला बिल पास हो गया। बिल्कुल। तो अब ये कौन सा बिल था जिसको विपक्ष ने अब से 24 घंटे पहले पास नहीं होने दिया? तो बहुत स्पष्ट है कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं था, क्योंकि उस बिल को लागू करने का तो नोटिफिकेशन भी अब हम्म। से कुछ घंटे पहले जारी कर दिया हाँ। सरकार ने, भारत सरकार ने। हम्म। और उस वक्त का राजपत्र भी वायरल है, हमने भी ट्वीट किया है, देख लीजिए। बिल्कुल। 22 सितंबर का राजपत्र है भारत सरकार का, हाँ। 2023 का। लेकिन ये जो बिल था विक्रांत जी, मुझे आश्चर्य है, इस देश के लोग, कोई साधारण भारतीय, साधारण मतदाता ये कैसे नहीं समझ पाएगा कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं था। हम्म। ये लोकसभा सीटों का परिसीमन बिल था, डीलिमिटेशन। हम्म। और इसकी आड़ में उत्तर दक्षिण को जिस तरह से अलग अलग खांचे में रखने की कोशिश थी, उसे विपक्ष ने नाकाम कर दिया। बिल्कुल। प्रधानमंत्री के पूरे भाषण में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उस पर बात कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो ये था हम्म। कि प्रधानमंत्री ने देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम अनगिनत बार लिया। हम्म। हम तो गिनती नहीं कर सके, लेकिन अभी हमने देखा ट्विटर पर कुछ लोगों ने लिखा है कि प्रधानमंत्री ने 1008 बार कांग्रेस का नाम लिया। 1008 हमारे यहाँ शुभ संख्या मानी जाती है। हाँ। हो सकता है 1008 नहीं, लेकिन सैकड़ों बार उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया। जो बड़ी बातें उन्होंने कही, इस पाप को माफ नहीं किया जाएगा। पहले तो उन्होंने माफी मांग ली हम्म। माताओं बहनों से। हम्म। भाई, माफी किस चीज की मांगी है? जो हम्म। बिल पहले ही पारित हो चुका, आप नहीं पारित किया। आपका खुद का अभिनंदन आपकी पार्टी ने किया, संसद में आपकी जय जयकार हुई, सड़कों पर जय जयकार हुई। फिर किस चीज के लिए माफी मांग रहे हैं आप? नंबर दो, हम्म। उन्होंने कहा महिलाएं माफ नहीं करेंगी। बिल्कुल ठीक कहा, महिलाएं माफ नहीं करती हैं। हम्म। तो निश्चित तौर पर मोदी जी के जीवन में भी कुछ ऐसी महिलाएं रही होंगी। हम्म। कोई एक महिला जरूर ऐसी होगी जो उन्हें माफ नहीं करेगी। हम्म। बिना औपचारिक विच्छेद के जिसके साथ उन्होंने अपने रिश्ते को छुपा कर रखा, हम्म। क्या उनसे पूछा उन्होंने माफ किया कि नहीं? हम्म। यद्यपि ये बहुत निजी विषय है, हम इस पर विस्तार में नहीं जाएंगे। जी। लेकिन चूंकि वे इस तरह की बातें करते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, हम्म। जर्सी गाय वगैरह वगैरह, इसलिए हमें याद दिलाना पड़ रहा है। हम्म। अब सवाल ये है, बाकी की बातें उन्होंने कौन कौन सी कही? उन्होंने कांग्रेस को कहा हाँ। कि कांग्रेस
महिलाओं को अधिकार देने से नफरत करती है। पिछले 50 सालों में महिलाओं के हक में, चाहे सती प्रथा का कानून खत्म करने से लेकर, सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाने से लेकर, अंग्रेजों के जमाने में भी महिलाओं को अधिकार देने से लेकर आज तक महिलाओं के खिलाफ कांग्रेस ने कौन सा काम किया है, कौन सा कानून बनाया है? विक्रांत जी, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महिलाओं के मताधिकार की सम्मति दे दी थी। दुनिया के तमाम देशों में तब महिलाओं को मताधिकार नहीं था। दुनिया के न जाने कितने देश हैं जिन देशों में भारत के बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। हमारे यहाँ तो आजादी के दिन, संविधान बनने के दिन महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला। बिल्कुल। कांग्रेस में महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। वे आंकड़े बार बार नहीं दोहराना चाहते, कांग्रेस के प्रवक्ता दोहरा ही रहे। आप भी बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं। तो कांग्रेस महिलाओं के अधिकार से नफरत कैसे करती है, ये नहीं बता पाए मोदी जी। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों की पीठ पर सवार होकर कांग्रेस काम कर रही है, राजनीति कर रही है। असल में मोदी जी, मुझे लगता है, गजनी इफेक्ट का शिकार हो गए, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। वे भूल गए कि क्षेत्रीय दलों की पीठ पर सवार होकर तो वे प्रधानमंत्री बने हुए हैं, विक्रांत जी। अगर तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू की पीठ न हो तो नरेंद्र मोदी की सरकार तो भरभरा कर आज गिर जाएगी। तो क्षेत्रीय दलों की पीठ पर सवार होकर कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही है। सत्ता में आप बैठे हैं उसकी दम पर। आपकी हिम्मत नहीं हुई है आज तक अपने संसदीय दल की बैठक बुलाने की। क्षेत्रीय दलों के साथ एनडीए के गठबंधन की बैठक बुलाकर आप नेता चुने गए हैं, उस आधार पर आप प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो ये बात हो गई। अब आते हैं परिवारवादी पार्टियां जी। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टियां हैं, ये नहीं चाहते कि इनके परिवार के बाहर की महिलाएं सत्ता में भागीदार हों। क्या ही अद्भुत पाखंड है विक्रांत जी। अभी चंद घंटे बीते हैं जब परिवारवाद के एक नमूने को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। बिल्कुल सही बात। सम्राट चौधरी के पिताश्री 6 बार या 7 बार के विधायक और 1 बार के सांसद शकुनी चौधरी, उनकी माताजी विधायक, वो परिवारवाद नहीं है। और मोदी जी परिवारवाद का जिक्र करते समय अपने ही मंत्रिमंडल को भूल गए। उनके अपने मंत्रिमंडल में कितने सुपुत्र और सुपुत्रियां हैं, नाम गिनाए क्या उनको? हम देश जानता है। कितने नाम गिनाए, कितने? ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर पीयूष गोयल, बहुत लंबी फहरिस्त है। बिल्कुल। संसद में 240 सांसदों में, कैबिनेट को छोड़ दीजिए, वैसे तो वही याद रखने चाहिए उन्हें कि कितने उनके मंत्री परिवारवाद की निशानी है। संसद में कितने लोग बैठे हुए हैं जो परिवारवाद के प्रतीक हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में और विधायक दलों में, कर्नाटक में बीजेपी की, जहां जहां, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार नहीं है लेकिन बाकी विधायकों में तो है। कितने परिवारवाद के नमूने मोदी जी की पार्टी में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। खुद नितिन नवीन, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, परिवारवाद की निशानी है सर। बिल्कुल ठीक बात है। उनके पिता के बारे में क्या बताएं? नवीन किशोर प्रसाद सिंह। अब आते हैं परिसीमन, बांटो और राज करो। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति पर चल रही है। भाई, अंग्रेजों के तो सबसे ज्यादा हिमायती बीजेपी के पितृ संगठन रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा। बिल्कुल। आजादी की लड़ाई में वे अंग्रेजों के साथ खड़े थे। कांग्रेस तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। परिसीमन में वे कह रहे हैं आनुपातिक रूप से सबको सीटें मिलेंगी, छोटा राज्य हो, बड़ा राज्य हो, कम जनसंख्या का हो, अधिक जनसंख्या का हो। विपक्ष का यही तो आरोप है कि आप इसके पीछे उत्तर भारत में जो हिंदी बेल्ट है, आपकी जो गौ पट्टी है, गोबर पट्टी भी कह सकते हैं, उसमें अपनी सीटें बढ़ाना चाहते हैं और दक्षिण भारत में जहां आपका प्रभाव नहीं है वहां सीटें कम रखना चाहते हैं। जाहिर है इसकी सजा इसलिए मिल रही है दक्षिण भारत के राज्यों को कि उन्होंने पढ़ लिख कर, शिक्षित होकर जनसंख्या पर नियंत्रण रखा, अपनी विकास दर को आगे रखा
तो क्या वे इसके लिए सजा के पात्र हैं? इसका तो इनाम मिलना चाहिए उन्हें। बिल्कुल। तो मोदी जी आज के इस भाषण में कुछ भी ऐसा साबित नहीं कर सके कि विपक्ष पर दोष सिद्ध हो पाए। हम्म। इसके बजाय विक्रांत जी, एक चुनावी भाषण था ये। हाँ, मैं आचार वहां भी संहिता का आऊंगा। आचार हाँ, आचार संहिता का आचार बनाकर नरेंद्र बिल्कुल। मोदी ने जिन राज्यों में मतदान बचा है वहां के वोटर्स को सीधे संबोधित किया है। जी बिल्कुल, मैं विक्रांत जी। मैं इसी सवाल पे आना चाहता था कि ये राष्ट्र के नाम संदेश था या फिर एक चुनावी भाषण, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है और उसके बीच प्रधानमंत्री जी ने ये भाषण दिया। क्या विपक्ष को भी, विपक्ष जो तमाम राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनको भी चुनाव के बीच ये मौका नहीं मिलना चाहिए सीधे प्रसारण का, कि वो भी आकर बताएं कि उन्होंने इस डिलिमिटेशन बिल का विरोध क्यों किया और क्यों इस क्यों बिल किया? को गिराया। तो उन्हें भी मौका मिले ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिखाई दे। वाजिब सवाल है विक्रांत जी। मेरे दिमाग में भी सुबह से यही चल रहा है। जहां तक हम जानते हैं, जब पहले सिर्फ एक सरकारी माध्यम हुआ करता था, दूरदर्शन, रेडियो, तब चुनाव के समय सभी राजनीतिक दलों को एक निर्धारित समय आवंटित होता था। बिल्कुल। वे अपनी बात कह सकते थे। हम्म। अब तो चूंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया, तमाम प्राइवेट चैनल हैं, हम और आप जैसे लोग भी हैं, चलिए हमारी आपकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन ये भोंपू मीडिया के बड़े चैनल्स हैं जिन्होंने आज पूरे देश में ठीक 30 मिनट तक प्रधानमंत्री का चुनावी भाषण दिखाया। हम्म। क्या इन सभी चैनलों को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी, डीएमके के मुखिया एमके स्टालिन, हम्म। इन सब लोगों को भी आने वाले घंटों में हम्म। 30-30 मिनट मिलने चाहिए राष्ट्र के नाम अरे संबोधन में? राकेश जी, 30 मिनट नहीं, 30 मिनट के बाद कई चैनलों ने उसका रिपीट टेलीकास्ट किया है प्राइम टाइम अभी पे। भी चल रहा है। और एक चल और रहा चीज है। समझिए, ये देश के दर्शकों को भी समझनी चाहिए कि इस समय टीआरपी की जो दौड़ होती है, टीआरपी मीटर वो बंद किए हुए हैं, क्योंकि बंद है। चुनाव चल रहा है। तो टीआरपी गिरेगी या उठेगी ये भी चैनलों पर दबाव नहीं है। तो वो कितनी भी बार चलाएं, कितनी भी बार, अगर टीआरपी का मीटर होता तो शायद रिपीट टेलीकास्ट रात के समय नहीं करते, लेकिन अभी नहीं वो करते। रिपीट भी कर रहे हैं। नहीं, रिपीट टेलीकास्ट भी हो रहा है और उस पर डिबेट शुरू हो गई है, डिबेट शुरू हो बहसें। गई। बीजेपी हाँ। राजनीतिक विश्लेषक, बीजेपी के प्रवक्ता, वो 5 में से 4 बीजेपी के माइंड वाले लोग, हम्म। वे अपना ज्ञान बांट रहे हैं इस वक्त इस पर। हम्म। लेकिन विपक्ष के नेताओं को यह अवसर नहीं मिलेगा। हम्म। उन्हें कौन इतनी देर बात करने के लिए देगा? कांग्रेस के प्रवक्ता इस समय होंगे भी। मैं 4 पार्टियों के नाम इसलिए ले रहा हूं हाँ, वो कि चुनाव। इन्हीं, हाँ। नहीं, इन्हीं 4 के नाम मोदी जी ने लिए अपने भाषण में। हाँ, इन्हीं एक चारों हजार का चुनावों में रोल है। रोल है इस वक्त, इन्हीं हाँ। 4 का रोल है, और किसी का रोल है नहीं। हाँ। उन्होंने बसपा का नाम तो लिया नहीं है, हाँ। मायावती तो समर्थन में खड़ी हैं, हाँ। बाकी और किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। हाँ। कम्युनिस्ट पार्टी का भी नाम नहीं लिया, उनका भी ले हाँ। देते। लेकिन उन्होंने अर्बन नक्सल और पता नहीं क्या क्या कह दिया है विपक्ष को। कुल मिलाकर आज का प्रधानमंत्री का भाषण महाझूठ का महापुलिंदा था। हो सकता है वे इस देश को मूर्ख समझते हों, लेकिन हमारे देश की जो सामूहिक चेतना है वो इतनी भी गई गुजरी नहीं है, उससे ऐसा भी काट नहीं मार गया है कि लोग हजारों सबूतों के सामने आने के बाद ये मान लें कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। अरे वो था ही नहीं। संविधान संशोधन विधेयक था 131वां, जिसके अंतर्गत आप सीटें बढ़ाने जा रहे थे, उसे पारित नहीं होने दिया विपक्ष ने। इसमें क्या गलत किया? और एक बहुत जरूरी विषय रह गया सर। जी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस एंटी रिफॉर्म पार्टी। हाँ। गजब की बात है सर। आजादी के बाद से आज तक जितने रिफॉर्म्स हुए हैं, जितने सुधार हुए हैं, राजनीतिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, सामाजिक सुधार, वे सब कांग्रेस की सरकारों के बने इवन हुए। आर्थिक सुधार सर, आर्थिक आर्थिक सुधार, क्षमा सुधार कीजिए, जिसके बिल्कुल, जिस पर 100%। देश बढ़ा। हाँ। बिल्कुल, ये खुली अर्थव्यवस्था, ये आर्थिक सुधार सबसे बड़ी चीज है। वरना आज भी हम मोहल्ले में एक परचून की दुकान पर खड़े होते। बिल्कुल। आज ये देश कहाँ खड़ा होता दुनिया में तरक्की की स्पर्धा में? एक भी ऐसा सुधार बता दीजिए जो कांग्रेस के कार्यकाल में न हुआ हो, कांग्रेस ने किसी सुधार का विरोध किया हो जब बीजेपी या दूसरे जनता पार्टी की सरकारें रही हो, एक भी बता दीजिए। सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़, इन सब के हित के कानून, दहेज उत्पीड़न कानून,
जितने इस तरह के कानून हैं जो समाज सुधार के लिए बने हैं, सब कांग्रेस की सरकारों में बने हैं। अपराध नियंत्रण के कानून कांग्रेस की सरकारों में बने हैं, बाकी सरकारों ने भी बनाए हैं। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस एंटी रिफॉर्म पार्टी है, इससे बड़ा जुमला क्या हो सकता है। एंटी रिफॉर्म तो भारतीय जनता पार्टी और उनका पितृ संगठन है, जो सोशल पुलिसिंग करता है, जो कपड़े पहनने से लेकर खान पान तक सब चीजों को नियंत्रित करता है, जो तय करता है कि कोई कैसे जीवन जिएगा। कपड़ों के आधार पर पहचानने की बात नरेंद्र मोदी करते हैं। इससे ज्यादा एंटी रिफॉर्म बात और क्या हो सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में एक मॉक पार्लियामेंट में, अनुकृत संसद, एक नाट्य में एक छात्रा को स्लीवलेस हाँ। ड्रेस पहनने पर केंद्रीय मंत्री मंच पर नहीं आने देते। इससे ज्यादा एंटी रिफॉर्म क्या होगा। पिछड़ापन, ये लोग समाज और देश को 16वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं। वे दूसरों को एंटी रिफॉर्म कर रहे हैं। रिफॉर्म क्या होते हैं। तरक्की के लिए, मनुष्य और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपाय। बिल्कुल। उसमें अस्पताल हैं, शिक्षा के साधन है, स्कूल कॉलेज, बांध है, सड़कें हैं। क्या नहीं किया कांग्रेस ने आजादी के बाद। और वे कह रहे थे कि आजादी के बाद हमारे ही साथ आजाद हुए तमाम देश कहां से कहां पहुंच गए। तो क्या वे भूल गए जब देश आजाद हुआ था इस देश में एल्पिन भी नहीं बनती थी। लेकिन उसके बाद नेहरू युग से लेकर आज तक देश किन किन मामलों में आत्मनिर्भर हो गया है। परमाणु हथियारों से लेकर हर चीज में। तो आज के नरेंद्र मोदी के इस भाषण पर सिर्फ तरस खाया जा सकता है। और उनकी जो भावभूमि थी, उनके चेहरे के जो भाव थे, वे एक पराजित सेनापति के भाव थे। हारे हुए जुआरी का भाव था कि एक बड़ा दांव चला था, लेकिन वो दांव वे हार गए। जी। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए प्रधानमंत्री जी, हो सकता है मेरी रीडिंग गलत हो रही हो और दर्शक हमारा न्याय करेंगे, मुझे ऐसा लगा कि वो बीजेपी के एक नेता का संदेश था। वो मेरे बतौर प्रधानमंत्री मुझे नहीं दिखाई दिए, मुझे बीजेपी के एक नेता दिखाई दिए। तो अगर बीजेपी के नेता के तौर पर इस विधेयक पर उन्हें अपनी बात रखनी थी, तो राष्ट्र के नाम संदेश से बेहतर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो पक्ष और विपक्ष, यानी इस विधेयक के पक्ष और विपक्ष के सवाल पूछे जाते और महिलाओं तक सही और ज्यादा अच्छी बेहतर तथ्य उनके पास जाते। कैसी बात कर रहे हैं आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो विक्रांत यादव ही ऐसा सवाल पूछ लेते कि पसीना आ जाता नरेंद्र मोदी को। प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकते हैं मोदी जी। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आलाप नहीं होता कि आपने अपनी बात कही और उठकर चल दिए। जीवन में एक ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद। जी, मैं था अमित शाह उसमें। की तरफ, हाँ। आप थे उसमें। जी। अमित शाह की तरफ ढेल दिया था उन्होंने सवाल को और उठकर चल दिए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का साहस और मादा नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। इसलिए उन्होंने एक तरफा, जैसे रेडियो पर मन की बात होती है, वैसे ही उन्होंने एकालाप कर दिया। आपने बिल्कुल सही विश्लेषण किया है। ये देश के प्रधानमंत्री का उद्बोधन नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख का या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उद्बोधन था, वो भी चुनाव की आम सभा में। बस मंच नहीं सजा था, बाकी तो आम सभा जैसा ही था। जी। अब मैं आपको थोड़ा सा अतीत में ले जाना चाहता हूँ, बहुत संक्षेप में। जी। देखिए 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स लाने के लिए विधेयक रख, प्रीवी पर्स को खत्म करने के लिए, क्षमा करें, राजे महाराजाओं को प्रीवी पर्स मिलता था। नई हाँ। पीढ़ी के लोग जान ले, हमारे दर्शक नई पीढ़ी के भी हैं, बहुत सारी चीजें नहीं जानते। बिल्कुल। आजाद देश जब आजाद हुआ था तो राजे रजवाड़े भारत में विलीनीकरण के समय उन्हें एक तरह से स्टाइपेंड समझ लीजिए, हाँ। उनका उनका भत्ता समझ लीजिए। उनको एक भत्ता दिया जाता था कि आपका ये पॉकेट मनी है। केंद्र सरकार सभी राजे रजवाड़ों को पैसा देती थी। इंदिरा जी ने कहा कि अब देश आजाद हो चुका, सरकार क्यों देगी आपका पॉकेट मनी। प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में एक वोट से वो प्रस्ताव गिर गया। हाँ। इंदिरा जी ने उसी दिन, टेलीविजन तो थे नहीं उस वक्त, राष्ट्र के नाम संबोधन देने के लिए आकाशवाणी केंद्र पहुंची, देश को संबोधित किया और अपनी हार स्वीकार की। उन्होंने कहा
कि मैं अपना ये प्रस्ताव, ये विधेयक राज्यसभा में पास नहीं करवा सकी हूं, इसलिए मैं अपनी सरकार का इस्तीफा सौंप रही हूं। सरकार, लोकसभा भंग हो रही है और मध्यावधि चुनाव किए जाएंगे। मध्यावधि चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी और भी ज्यादा बहुमत से चुनाव जीतकर आई। आज अगर नरेंद्र मोदी में ये साहस, ये मनोबल होता तो वे आज कह देते कि मेरी सरकार का विधेयक मैं पारित नहीं करा सका हूं, कायदे से तो ये मांग कांग्रेस को करनी चाहिए थी। मुझे नहीं मालूम प्रियंका गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मांग की कि नहीं, वरना कांग्रेस को पुरजोर तरीके से ये मांग करनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें। आप सदन में, लोकसभा में बहुमत साबित नहीं कर सके एक तरह से, तो ठीक है, 2/3 चाहिए, इसके लिए सामान्य बहुमत है उनके पास, लेकिन इस तरह की राजनीतिक मांग तो की ही जाती है ना संसदीय लोकतंत्र में, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। बिल्कुल। बीजेपी तो आजादी के बाद से हर छोटे मोटे मुद्दे पर प्रधानमंत्रियों का इस्तीफा मांगती रही है। तो आज आपने जो कहा, मैं उससे सहमत हूं। प्रधानमंत्री का यह भाषण मेरे और आपके प्रधानमंत्री का भाषण नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी का राष्ट्र के नाम संबोधन था, जिसमें सीधे सीधे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, जहां मतदान शेष है, वहां की महिला मतदाताओं और उनके परिजनों से वोट मांगे गए थे। वोट फॉर बीजेपी कहने के लिए मोदी जी आए थे और इसके लिए उन्होंने 29 मिनट 59 सेकंड 30 मिनट खर्च किए। जी। एक अंतिम सवाल डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आज सवेरे जब देश के अखबार छपे तो केवल हिंदू में मुझे एक हेडलाइन दिखाई दी, यूनाइटेड अपोजिशन डिफीट्स डीलिमिटेशन बिल। इसके अलावा हम टीवी चैनलों की तो बात करते हैं, वो पूरी तरीके से सरकार के, वो क्या कहते हैं, दिन रात गान गाते रहते हैं, लेकिन अखबारों की हेडलाइन भी देश में साहसिक पत्रकारिता, जर्नलिज्म ऑफ करेज करने का दावा करने वाले इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन भी उसने भी नहीं। अपोजिशन स्टैंड वुमेन बिल फॉल्स। तो केवल हिंदू की हेडलाइन मुझे दिखाई दी जिसने लिखा कि यूनाइटेड अपोजिशन डिफीट्स डीलिमिटेशन बिल। तो देश का मीडिया अभी तक तो केवल टीवी पर गोदी मीडिया और ये सब आरोप हम लोग खूब लगाया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे करते 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 जो एक परसेप्शन होता है वो बनाने में अब देश का प्रिंट मीडिया भी पूरी तरीके से जुट गया है। देखिए, बहुत गंभीर सवाल है ये, और संयोग से, विनम्रता से मैं बताना चाहता हूं कि मैं तो प्रिंट का ही आदमी रहा हूं। हाँ बिल्कुल। 3.5 दशक से ज्यादा प्रिंट मीडिया में काम किया है, जिसमें ज्यादातर मैं संपादक ही रहा हूं अखबारों का। ज्यादातर समय बड़े बड़े अखबारों में, नव भारत, नई दुनिया जैसे अखबारों में संपादक रहा। बतौर संपादक अगर कल की खबर मेरे सामने आती तो मेरी हेडलाइन भी वही होती जो हिंदू की हेडलाइन है। मैं नहीं जानता कि मेरे मालिक, अखबार मालिक उसे बदलवाते क्या करते, लेकिन जब मैं फ्रंट पेज सजाने के लिए बैठता बतौर संपादक, न्यूज एडिटर के पीछे कई बार कंप्यूटर, हम लोग डीटीपी सेक्शन में बैठकर पेज लगवाया करते थे ऑपरेटर्स के साथ, तो हमारी हेडिंग भी यही होती कि परिसीमन बिल विपक्ष के विरोध के चलते गिर गया। एक तथ्य आपको बता दें, आप अखबारों का जिक्र कर रहे हैं, देश का सबसे बड़ा अखबार समूह नाम लेकर बात करेंगे आज तो, दैनिक भास्कर, वो भी भोंपू मीडिया बन गया। उसकी एक पुरानी कतरन 22 सितंबर 2023 की वायरल हो रही है। उसमें वही हेडिंग है, महिला आरक्षण बिल पास हुआ, महिलाओं को हक मिलेगा, आदि आबादी को न्याय मिला, वगैरह वगैरह। और आज की हेडलाइन भी है उनकी, आज की हेडलाइन वही है जो जर्नलिज्म ऑफ करेज कहने वाले इंडियन एक्सप्रेस की है। सरकार के इशारे पर वही हेडलाइंस बनाई गई जो सरकार चाहती थी कि देश और समाज के सामने ये नैरेटिव बने कि महिला बिल गिर गया, महिला बिल पास नहीं होने दिया, महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। तो असल में देश का मीडिया इस देश का दुश्मन है, वो देशद्रोह कर रहा है, राष्ट्रद्रोह कर रहा है। सच्ची और वास्तविक सूचनाओं की बजाय सत्ता की हितैषी सूचनाएं प्रस्तुत करना देशद्रोह है। पत्रकारिता के साथ तो द्रोह है ही। ये बराबर के गुनहगार हैं सरकार के साथ, ये सब सरकार के साथ शरीके जुर्म हैं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। आदमी या तो जमानत पर रिहा है या है फरार। ये सारे मीडिया कर्मी, अखबार संस्थान, अखबारों के समूह, नोएडा का लश्कर नोएडा मीडिया, ये सब लोग
इस देश के लोकतंत्र और संविधान की जड़ों में मठा डालने के गुनहगार हैं। इतिहास इन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। जी विक्रांत जी। बिल्कुल ठीक बात कही सर, और उम्मीद की जानी चाहिए कि देश की जनता कम से कम सही पर्सपेक्टिव में समझे, और हम लोग जो अपनी जितनी छोटी आवाज जहां तक पहुंचा सके कम से कम लोगों तक पहुंचे। और जनता भी समझदार है, जनता को भी समझ में तो आ ही रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।